नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। आज तथ्यतः में हम इसी पर विचार करेंगे कि इस घोषणा के क्या मायने हैं, जातीय जनगणना के क्या लाभ हैं या हानि हैं और इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम विचार करेंगे। अभी ये आरोप लगाया गया है विरोधियों के द्वारा कि पहलगाम में जो घटना हुई उससे ध्यान भटकाने के लिए अचानक केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है, क्योंकि बहुत दिनों से केंद्र सरकार का जो रुख था वो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं था, लेकिन अचानक इस तरह का जो है निर्णय आना ये चौंकाने वाला है। अब सवाल ये है कि अभी पहलगाम की घटना से ध्यान भटकाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी। प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि ऐसी भयंकर सजा दी जाएगी उन आतंकवादियों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की है। अब स्वाभाविक है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, हमले तक की बात हो रही है। अब सरकार क्या सोचती है तो सरकार जाने, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर कोई भी बड़ी कार्रवाई होती है तो उसके लिए समय लगेगा और समय देना भी चाहिए। तो अगर सरकार कुछ नहीं करना चाहती और एक लंबे अंतराल के बाद ऐसा आरोप लगता कि सरकार ने ऐसा कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है, तो शायद ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की घोषणा हो सकती थी। लेकिन अभी ऐसा कहना, ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। लेकिन इतनी बात निश्चित है कि जातीय जनगणना कराने की घोषणा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष रहे हैं, जो उसकी विचारधारा रही, उसके निश्चित रूप से खिलाफ है। क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद भी यही कहा गया कि वहाँ आतंकवादियों ने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। मुर्शिदाबाद के बारे में ये कहा गया कि चूँकि हिंदू थे इसलिए उनको तबाह किया गया, मारा गया। और एक नारा भी रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो जाति से तोड़ेंगे हम, संस्कृति से जोड़ेंगे। तो एक जो है समावेशी समाज की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, जहाँ जिसमें जाति नहीं है, हर आदमी बराबर है और हर हिंदू है। इसलिए ये बात जो है निश्चित रूप से अब तक जिसका पक्ष रहा है उसके खिलाफ जाती है। लेकिन स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं कहेगी। लेकिन दूसरी ओर इसका श्रेय लेने के लिए हर पार्टी जो है सो बिल्कुल परेशान है, उतावली हो रही है। और राहुल गांधी ने तो साफ कहा कि ये उनकी पार्टी का दबाव है कि सरकार हरकत में आई। लेकिन राहुल गांधी को भी कुछ बातें साफ करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनकी पार्टी का जो पक्ष रहा है वो बिल्कुल इसके खिलाफ रहा है और शुरू से रहा है। 1950 के दशक में जब काका कालेलकर आयोग बनाया गया, जो पिछड़ा आयोग था, पहला आयोग बना था पिछड़ी जातियों और पिछड़ वर्ग को लेकर के, तो उसकी रिपोर्ट को उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने खारिज किया था, उसको सही नहीं माना था। उसके बाद 1979 में मंडल कमीशन बनाया गया, जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, उसकी भी रिपोर्ट आ गई थी। और तब तक उनकी दादी इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आ गई थी, लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर जब राजीव गांधी ने मोर्चा संभाला तो बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इट इज़ ए कैन ऑफ वर्म्स, और उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आनन फानन में अपनी राजनीतिक मजबूरियों के तहत घोषणा कर दी कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, तो उस पर जो संसद में बहस हुई थी, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजीव गांधी ने इसकी तीखी आलोचना की थी। 1980 में कांग्रेस जब चुनाव मैदान में आई तो उसका नारा था, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। तो क्या राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की उन पुरानी जो उसकी स्थापनाएं थी, जो मान्यताएं थी और जो उसका स्टैंड था, उसको खारिज किया है? ये बात साफ हो रही है। और कुछ लोग मानते हैं कि शायद 3 बार सत्ता से बाहर रहने के बाद, ये लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को लगता है कि शायद जाति ही एकमात्र अब वो मंच है जिसके आधार पर वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं। और इस जनगणना का मतलब क्या है? उन्होंने जो कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो उन्होंने भी साफ कहा है। और साफ न भी करते तो भी बात साफ थी कि आरक्षण की सीमा जो 50% है उसको तोड़ने की बात, उस कैप को हटाने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाएगा। वैसे एक बात समझने की है कि ये जो सीलिंग है, कैप है, ये जो देश की शीर्ष अदालत है उसने लगाया है। और ये कैप लगाया गया था 1960 के दशक में एस बालाजी के मामले में, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ किया था कि आरक्षण जो है वो अपवाद है, समानता नियम है। और जो अपवाद होता है वो कभी भी 50% से ऊपर नहीं हो सकता, उससे नीचे होगा। क्योंकि जो कानून है, जो नियम है, सिद्धांत है,
वो जो है वो रहेगा और अब बात कम होगा, इसीलिए बहुत से बहुत भी करेंगे तो 50% से नीचे रखेंगे। इसीलिए ध्यान देने की बात है कि मंडल आयोग भी अपनी सिफारिश में उसने उस सीलिंग को तोड़ने की बात नहीं कही, बल्कि ये कहा कि पहले से 22.5% आरक्षण जो है सो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिया गया है, तो 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को दिया जाना चाहिए, तो वो 49.5% होता है, यानी 50% से नीचे रह जाता है और जो सीमा रेखा तय की गई है शीर्ष अदालत द्वारा वो भंग नहीं होती है। तो ये उस समय सिफारिश की गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सरकार पर दबाव डालेंगे। खैर, हम उस पर बाद में आते हैं। अब एक नज़र ज़रा हम डाल लें जनगणना के इतिहास पर, ये कब शुरू हुआ और किस तरह से काम हुआ। तो इसकी शुरुआत तो 19वीं शताब्दी में हुई। 1856 में इस पर विचार शुरू हुआ, लेकिन 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके कारण वो काम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन उसके बाद एक बात जो है वो अंग्रेजी हुकूमत के मन में बैठ गई कि अगर असंतोष को रोकना है, फिर से कोई ऐसा विद्रोह नहीं हो, अगर ये सुनिश्चित करना है तो भारतीय समाज को और उसके मानस को समझना पड़ेगा, और इसके लिए उनको लगा कि जनगणना जो है कराना ज़रूरी है। तो 1865 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में करवाया गया। वो एक आधा अधूरा काम था। उस पर 1872 में भी अखिल भारतीय स्तर पे हुआ, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाया था। पहला जो डिसेनियल कंसेंसस, जो दशकीय जनगणना शुरू हुई, वो 1881 में शुरू की गई, और उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें सामने लाई गई थी, जिसमें जाति भी की बात भी आई थी। और ये भी माना जाता है कि ये जो जातीय विद्वेष जो है फैला है वही 1881 की जनगणना से शुरू हुआ है, और इसके बारे में बहुत साफ लिखा है बर्नार्ड एस कॉन, जो कि एक बहुत बड़े मानव शास्त्री हैं, अमेरिका के एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और उन्होंने ये कहा कि जनगणना ने सामाजिक एवं स्थानिक लकीरें, जो सोशल और स्पेशियल डिमार्केशन है, उसको स्थापित किया, यानी समाज में भेद पैदा करने का काम किया। और पीटर गोल्ड्सबाख जो थे, उन्होंने भी कहा है कि भारतीय समाज में जो विवादास्पद चीज़ें आई वो इस जनगणना के बाद आई हैं। यानी इन दोनों का ऐसा आरोप, हालांकि बहुत सारे ऐसे भी समाजशास्त्री हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनका कहना है कि नहीं, उसके पहले से जाति व्यवस्था काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन उनका भी मानना है कि इसके बाद और वो मजबूत हुई। जैसा मैंने कहा कि 1857 की विद्रोह के बाद ऐसा अंग्रेजों को लगा कि भारतीय समाज को समझने की ज़रूरत है, तो उनको लगा कि एथनोग्राफिक स्टडीज जो है, विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण उनके पास होना चाहिए। और उसमें उन्होंने माना कि जाति जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जो हर इकाई को जोड़ करके रखता है, तो जाति के बारे में उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। 1901 की जनगणना के समय एच रीजले जो थे वो जनगणना आयुक्त यानी सेंसस कमिश्नर थे, और उन्होंने जाति की पहचान पर जोर दिया। और उनका भी यही मानना था, इसमें मैंने कहा कि जाति जो है बहुत एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बारे में अमेरिकी ही जो है विद्वान, जिन्होंने साउथ एशिया पे बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, निकोलस टर्क्स, उन्होंने ये कहा है कि जो रीजले की एंथ्रोपोलॉजी थी, मानव शास्त्र जो था, उसने राष्ट्रवाद को कम करने का काम तो कम किया, लेकिन समाज में विभेद पैदा करने का काम ज्यादा किया। और वो जो था उसने दक्षिण एशिया के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ दी है जिसकी कीमत आज भी वो चुका रहा है। जाति व्यवस्था को जो है सो इसने काफी मजबूत कर दिया, ऐसा कहना है निकोलस टर्क्स का। अब बहुत लोग इससे सहमति नहीं रखते हैं, लेकिन जो सहमत नहीं भी हैं उनका भी ये मानना है कि राज ने जो है इस तरह का काम किया, उसकी भूमिका से जाति व्यवस्था जो है मजबूत हुई। यहाँ पर जो जनगणना शुरू हुई थी उसमें क्या उसकी श्रेणी होगी, कैटेगरीज होंगी, इसको कहीं परिभाषित नहीं किया गया। यानी जाति क्या है, नस्ल क्या है, जनजाति क्या है, ट्राइब, रेस, कास्ट, इन चीज़ों के बारे में कोई सफाई के साथ कुछ कहा नहीं गया कि कैसे इसकी पहचान की गई। वो जो थे वो जो क्षेत्रीय साहित्य था, रीजनल लिटरेचर, और जो ब्राह्मण थे, पुरोहित से, उनसे बात करते थे और उनकी सलाह पर काम करते थे। और 1911 में जो जनगणना हुई उसमें मुसलमानों और ईसाइयों की भी जातियां उसमें दी गई। जिन्होंने कहा, जिन्होंने नहीं कहा उन पर कोई जोर नहीं दिया गया, लेकिन जिन्होंने कहा उनकी भी जाति उसमें लिखी गई।
1931 में जो जनगणना हुई उस समय जो सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम था जॉन हेनरी हटन, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में काफी दिलचस्प बातें लिखी हैं। एक जाति जो एक प्रांत में अपने को राजपूत कहती है वही दूसरे में अपने को ब्राह्मण कहती है। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए और ये भी लिखा है कि 10 साल पहले जो अपने को राजपूत कह रहे थे वो ब्राह्मण कहने लगे हैं, और नए जातीय संगठन जो है वो बन गए और धर्मशास्त्रों के आधार पे, मिथोलॉजी के आधार पे वो अपने दावे को प्रमाणित करने लगे। अपना संबंध जो है पुराण से, कई मिथक से जोड़ करके बताने लगे कि समाज में उनका क्या श्रेष्ठ स्थान रहा है। और ये भी लिखते हैं कि अचानक जो है यादव एंड विश्वकर्मा अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। तो जातियां यादव और विश्वकर्मा और उनकी सरकारी श्रेणी बनाई गई। यादवों ने दावा किया कि वो यदु की संतान है और उन्होंने अपने को क्षत्रिय कहा। यानी उस समय होड़ थी कि अपने को जो जातीय संरचना है उसमें ऊपर अपने को बताना है, यानी हम श्रेष्ठ हैं। आज तो बिल्कुल बात उल्टी है कि अपने को लोग पिछड़ा बताना चाहते हैं, नीचे से नीचा बताना चाहते हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन उस समय ये होड़ थी कि हम अपने को समाज में ऊपर दिखाएं। तो इस तरह से बहुत सारी जातियों ने नए नए दावे किए। 1911 में बल्कि बिहार में जो है पहले भूमिहार को ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जाता था। 1911 में भूमिहार और ब्राह्मण दो श्रेणी में कर दिए गए। तो इसके खिलाफ भूमिहारों ने जो है रैलियां निकाली थी और विरोध किया था कि उनको ब्राह्मण ही माना जाना चाहिए, उनको अलग श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये सारी बातें भी हुई हैं। 1931 के बाद 1941 में जो जनगणना हुई वो दूसरे विश्व युद्ध के कारण बहुत ही आधा अधूरा काम हुआ, इसलिए काम हो नहीं पाया और जाति की कोई उसमें गिनती हो नहीं पाई। और मैंने कहा कि आधा अधूरा काम हुआ था। खैर, उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ और हमने अपना संविधान बनाया। लेकिन संविधान ने जो सामाजिक स्थिति थी उसका संज्ञान लिया कि भारत में जाति है और कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है, तो उनको विशेष लाभ दिया जाना चाहिए। इसीलिए भारत के संविधान के प्रियम्बुल में ही लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। और अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जो अंतिम भाषण था उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही, जिसमें ये भी कि ये तीनों जो चीज़ें हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये अलग अलग नहीं है बल्कि ये सब जुड़े हुए हैं। और अगर अलग किया जाएगा, अगर सिर्फ हम जो है स्वतंत्रता की बात करेंगे और समानता और भ्रातृत्व की बात नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ये भी कहा कि अब भारत जो है सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र में तो प्रवेश कर रहा है, लेकिन अगर सामाजिक लोकतंत्र में प्रवेश नहीं करेगा तो राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रहेगा, वो बेमानी हो जाएगा। तो यानी समाज में विषमता खत्म करना जो है वो हमारे संविधान का एक लक्ष्य माना गया। और ये बातें शीर्ष अदालत के कई फैसलों में भी आई है। 1992 में जो इंद्र साहनी का चर्चित फैसला है, जिसको मंडल कमीशन के फैसले के नाम से भी हम जानते हैं, उसमें ये बात कही गई कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री एज सम कम्युनिटीज हैव बीन लुक्ड डाउन अपॉन। कुछ ऐसे समाज हैं जिनको के हमने बराबर नहीं माना और इसीलिए भ्रातृत्व जो है उसका विशेष महत्व है भारत के संबंध में। और 1997 में संथानम बनाम आंध्र प्रदेश में ये बात कही गई है कि समता मूलक समाज की स्थापना करना संविधान का उद्देश्य है। तो यानी प्रियम्बुल जो प्रस्तावना में भी ये बात बहुत साफ कर दी गई है और फिर संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं उनमें भी ये बातें बहुत साफ तरीके से सामने आई है कि ये उद्देश्य है और ये विषमता को जो है सो खत्म किया जाना चाहिए। और उस दिशा में प्रयास हुआ, जैसे कि शुरू में ही आरक्षण दिया गया, हालांकि वो 10 साल का ही प्रावधान थे, उस दिशा में काम किया गया, लेकिन विषमता खत्म नहीं हो पाई। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा राम मनोहर लोहिया जब सांसद बनकर के 1963 में आए, उपचुनाव में जीते थे और फर्रुखाबाद से वो चुनाव जीत करके लोकसभा में आए, तो उन्होंने इस पर काफ़ी बहस की। 13 अगस्त 1963 को लोकसभा में राम मनोहर लोहिया ने ये सवाल उठाया कि भारत की 60% आबादी जो है यानी 27 करोड़ जनता जो है वो 3 आने प्रतिदिन के खर्च पे बहुत ही दयनीय अवस्था में जी रही है।
ये बहुत बड़ी बहस हुई थी कि कितनी विषमता भारत में है और कुछ और लोग कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और अगर हम देखें कि 4 दशक के बाद 2004-5 के आंकड़ों के आधार पे 2007 में जो अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जो 7 सदस्यीय कमेटी थी जिसके अध्यक्ष अर्जुन सेन गुप्ता थे, उसमें भी ये बात कही गई कि 77% यानी 83,60,000 लोग जो हैं वो 20 रुपये से भी प्रतिदिन कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। यानी इतनी भयावह स्थिति है। और 92% लोग जो हैं असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। और उस रिपोर्ट में ये बात कही गई कि एक और हम शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं, हालांकि निश्चित रूप से बहुत सारी प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में हुई, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी आबादी जो है 20 रुपये से भी कम पर प्रतिदिन जीवन यापन करेगी, बहुत शर्मनाक है। उसमें ये चिंता जाहिर की गई है। तो लोहिया ने जो बात 1963 में की गई थी वो 4 दशक 5 दशक बाद वो बात सही पाई जा रही है। लोहिया ने 2 वर्गों की बात की थी, उच्च वर्ग और पिछड़ा वर्ग। और उन्होंने कहा कि शासन में जो है सो उच्च वर्ग के ही ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सही माने में ऊंची जातियों में भी मात्र 1% लोग ही जो है वो उच्च वर्ग के हैं। ऐसा नहीं कि उच्च जातियों में जो है सभी आदमी जो है सभी लोग जो है उच्च वर्ग के हैं, उनमें से मात्र 1% हैं। बाकी लोग उसमें भी पिछड़े वर्ग के हैं, गरीब हैं। और महिला तो चाहे किसी भी जाति की ही हो वो पिछड़ी ही मानी जाएगी। और ऊंची जाति को उन्होंने अभिजात्य वर्ग से भी जोड़ करके देखा और उसमें उन्होंने 3 चीज़ें कही कि जो अभिजात्य वर्ग है उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो पहले बात तो है कि उच्च जाति का हो, अंग्रेजी शिक्षा उसे मिली हो और संपत्ति का मालिक हो। इन 3 में से अगर 2 चीज़ें भी होती हैं तो अभिजात्य वर्ग का माना जाएगा। और उन्होंने कास्ट और क्लास, जाति और वर्ग की परिभाषा दी थी कि कास्ट इज इमोबाइल क्लास एंड क्लास इज मोबाइल कास्ट। यानी वर्ग जो होता है वो चलायमान जाति है, उसमें लोग आते जाते हैं, लेकिन जाति जो है वो फिक्स्ड है, स्थिर है। उसमें चाहे वो मतलब संपत्ति हो जाए तो भी जो है वो जाति उसकी वही रहेगी। तो इमोबाइल क्लास है और ये जो है मोबाइल कास्ट है। इस तरह से उन्होंने इसको परिभाषित किया और ये कहा कि जो पिछड़े हैं उनका आत्मविश्वास हिल गया है, इसलिए उनको नेतृत्व में जो है सो शामिल किया जाना चाहिए, ताकि समानता के लिए, समता के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जो है सो ताकत, शक्ति और आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा हो सके। अब आते हैं हम अंतिम बिंदु पर कि ये जो सरकार ने निर्णय लिया है कराने का, तो इसका उद्देश्य क्या है। जहां तक पिछड़ों की भागीदारी है शासन में, तो वो पिछले 30-40 वर्षों में काफ़ी हद तक वो भागीदारी हो गई। अगर हम बिहार को देखें तो 1990 से यानी 35 वर्षों से वहाँ जो है पिछड़ों की ही सरकार है। लेकिन अब ये देखना है कि इसके बावजूद क्या पिछड़ों का सशक्तिकरण हो पाया या नहीं, और अगर नहीं हो पाया तो उसका कारण क्या है। सत्ता में भागीदारी होने से सशक्तिकरण होता है या नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी ने कहा और बार बार ये बात कांग्रेस की ओर से आ रही है कि 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करने के लिए जोर डाला जाएगा। आरक्षण हमेशा होता है जो कमजोर तबके हैं। जब ये कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो जिसकी संख्या कम है उसको बहुत नुकसान हो सकता है। और ये बात कई अदालतों के फैसले में भी आ चुकी है कि जिसकी संख्या बहुत है वो तो ऐसे भी चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जिताने की स्थिति में, किसी की आबादी 10% है या 15% है तो राजनीतिक रूप से इतना मजबूत है कि उसके काफ़ी प्रतिनिधि जीत कर चले जाएंगे, तो उसको आरक्षण की क्या ज़रूरत है। लेकिन जिसकी आबादी 1% है या उससे भी कम है, तो फिर तो लोकतंत्र में वही बात है जो इकबाल ने कहा थे कि जमहूरियत वो तरजीह हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। तो ये बात तो समझनी पड़ेगी कि अगर केवल संख्या के बल पर बात होगी तो फिर जो संख्या में कम हो जाते हैं उनको न्याय कहाँ से मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर विरोध है कि जो लोग सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, बहुसंख्यकवाद का विरोध करते हैं, वो जाति के नाम पर संख्या भारी की बात करते हैं। निश्चित रूप से सांप्रदायिकता का विरोध होना चाहिए, अल्पसंख्यकों को सारी सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन ये कैसी विडंबना है कि इस तरह की बात करने वाले लोग जाति के नाम पर केवल और केवल संख्या की बात करते हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि शिक्षा सबों को मिलनी चाहिए। जो सबसे ज़रूरी है शायद उसी पे हमारे हुक्मरानों ने ध्यान नहीं दिया। ये जाति की बात से राजनीति तो अच्छी हो सकती है, शायद चुनाव में भी सफलता मिल जाए, लेकिन सशक्तिकरण कितना होगा पिछड़ों का ये कहना बहुत मुश्किल है। बात बहुत की गई लंबी चौड़ी, समान शिक्षा व्यवस्था की बात भी कई बार आई, लेकिन समान शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कभी कोई आंदोलन नहीं होता है।
कहा गया कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, सबकी शिक्षा एक समान, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। अवसरों की समानता होनी चाहिए। अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो जो बड़े बड़े पद हैं वो हमको मिल कैसे पाएंगे। और आरक्षण की बात जहाँ तक, तो सरकार में अब नौकरियाँ काफ़ी कम होती जा रही हैं और ऐसी संभावना भी नहीं कि नौकरियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि निजीकरण बहुत हो गया है। ये जो खगोलीकरण, निजीकरण का जो दौर है, इसमें सरकार के पास नौकरी न, तो जो नौकरी सरकार दे भी रही है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दिया जा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी क्या है ये आप समझते हैं, उसमें कोई सुविधा कुछ ज़्यादा होती नहीं है। तो अगर सचमुच हमारे राजनेता, सरकार और विभिन्न राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि जो समाज में विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं उनको बराबरी में लाना है, तो इसके आगे भी सोचने की ज़रूरत है। आरक्षण बहुत एक छोटा सा, जो कह सकते हैं थोड़ी सी राहत उससे मिल सकती है, लेकिन चूंकि नौकरियां बहुत कम हैं इसलिए बहुत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर उसको अवसर देना है तो उसको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी होगा और उस पर जोर दिया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोई आरक्षण नहीं है। खेल है, वहाँ तो कोई आरक्षण नहीं है। अगर आप देखें हॉकी में तो झारखंड के बहुत सारे आदिवासी जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत नाम कमाया है। क्रिकेट को देखें तो वहाँ आपको विनोद कांबली हैं, करशन घावरी हैं, भुवनेश कुमार हैं, एकनाथ सोलकर हैं, युजवेंद्र चहल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पिछड़ी जातियों से दलित हैं। यानी योग्यता किसी एक जाति की बपौती नहीं है। मौका मिलना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए और उसके लिए ये जनगणना कितना कारगर उपाय है मैं नहीं कह सकता हूं। अब सरकार ने निर्णय लिया है, बाकी पार्टियां भी समर्थन कर रही हैं, तो ये मान के चलें कि शायद इससे कुछ अच्छा फल निकले। लेकिन फिर भी एक बात पक्की है कि अगर इसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो शायद वो परिणाम नहीं निकलेगा जिसकी बात की जा रही है। बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्कार।